वेलकम बैक फवाद यूसुफ जी। तो आप बात कर रहे थे पावर सेक्टर। सरचार्ज लगाया गया ₹3.23, उससे भी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। हुकूमत को 302 अरब रुपए की सब्सिडी सर्कुलर डेट को उतारने के लिए दी गई, क्योंकि सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ था 364 अरब रुपए। लेकिन जब हुकूमत ने 302 अरब रुपए की सब्सिडी दी तो 61 यानी 61 अरब रुपए पर आ गया। यही सूरत हाल जो है वो गैस सेक्टर की है। गैस सेक्टर में जो है, जो LNG आ रही है उसकी पेमेंट नहीं हो रही, उसका सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। यानी 1611 में 1836 अरब रुपए जो है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट है, बाकी मार्कअप है। तो ये मार्कअप 1800 रुपये पर आप तकरीबन 1800 अरब रुपए का मार्कअप भी दे रहे हो। तो इसके लिए भी इन्होंने एक प्लान तजवीज़ किया था कि हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस सब की बुनियादी जो है ना नाकामी की वजह जो है वो हमारे रेगुलेटर्स है, वो नेपरा और ओगरा, ये दोनों मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में। इनको यानी कमेटियों ने कई मरतबा, आपने भी सुना होगा, कमेटी कहती है कि तो रबर स्टैम्प है, हुकूमत जो कहती है इन पर ये मोहर लगाते रहते हैं। यानी कितना अहम सेक्टर है ऑयल एंड गैस, उसमें सूबे 50% के मलकियत रखते हैं, ठीक है। लेकिन ओगरा में सूबे का नुमाइंदा कोई नहीं है, जिस तरह नेपरा में है, इरसा में है सूबे का नुमाइंदा, ओगरा में कोई भी नहीं है। जो इतना अहम इदारा है वो गुज़िश्ता कई महीनों से बगैर चेयरमैन के चल रहा है, एडहॉक बेसिस पर, ठीक है। अभी तो सिविल गवर्नमेंट इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है उनको, जो पैसे ले लेने हैं तो फिर अगर चेयरमैन के बगैर भी इदारा चल रहा है तो फिर रखने की जरूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी से एक बंदा लगाया हुआ है ना, एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी लगाया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी चला रहा है, और उसके अलावा 2 और सिविल सर्वेंट को उधर डिपुटेशन पर लगा दिया गया। तो आप जब डिपुटेशन से और सेक्रेटरियों से काम चलाओगे तो सूबों के जो वो है उसकी हिफाजत किस तरह होगी, ठीक है, हुकूक की, और जो अवाम है अवाम की हुकूक की हिफाजत क्या होगी। बस ये तो सिंपल आ जाते हैं, रेगुलेटर को कहते हैं हमने अवाम को ₹3.23 पे पास ऑन करना है, ठीक है ना, वो कहते हैं कर लो। यानी अभी जो कर दिया तकरीबन ₹1.34 मार्जिन दिया गया पेट्रोलियम डीलर्स को। मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर को कहा कि सर बेशक आप इनको ₹3 दे दे, लेकिन 2 चीज़ें इंश्योर कर ले। एक बात समझने की ज़रूरत है, तनवीर जवाब दे, आप दें, ये जो उनका मार्जिन बढ़ाया गया वो कंज्यूमर से कलेक्ट होगा या जो प्राइस मौजूद हैं उन्हीं में से उनको दे दिया जाएगा? तो इसकी वजाहत करने की ज़रूरत है। माना अगर मार्जिन बढ़ाया गया तो क्या कंज्यूमर पे मजीद कोई बोझ पड़ेगा? ये मैं आपको बताता हूँ। इस तरह है कि डीजल पेट्रोल पर जो बढ़ाया गया है ना, इससे कंज्यूमर पर सालाना 46 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। 46 अरब रुपए आपको पेट्रोल, ये जो मार्जिन जो बढ़ाया गया, ठीक है ना, मार्जिन बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मार्जिन के साथ 2 चीजें तो इंश्योर कर लो ना। एक आप जो है क्वालिटी कि पेट्रोल जो आपको मिल रहा है आपको सही फ्यूल मिल रहा है या ख़राब मिल रहा है, ठीक है ना। और दूसरा गेज, आपका गेज ही जो है वो कम दे रहे हैं। आपने गुज़िश्ता दिनों में देखा होगा कई पेट्रोल पंप सील किए गए, जी गेज कम दे रहा है, ठीक है। ये तो इस्लामाबाद में हो रहा है, कौन जाके देखेगा? दादू में देखेगा, खैबर में देखेगा, उधर सियालकोट में देखेगा। इस्लामाबाद में भी अगर एक कोई नई कंपनी, मेरे ख्याल में सऊदी अरब की, उनके पेट्रोल पंप्स बने हैं, वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ रश है। बाकी जो लोकल यहाँ पेट्रोल पंप है वो, हाँ, क्योंकि लोकल ने आपको जो है ना वो क्या है, धोखा दिया है ना, आपको गेज कम दिया है। तो मैंने मिनिस्टर को बात की तो मिनिस्टर सेक्रेटरी को कहा कि आप ECC की मीटिंग में जा रहे हो, जो दो यूसुफजई साहब की बात है वो मेरी भी बात है, तो अगर आपने ये बात इशू नहीं उठाया तो मैं आपको किलकी से हम दोनों मिलकर बाहर फेंक देंगे, ठीक है। ये हम तीनों बैठे हुए थे, हम तीनों नहीं और भी साहबी बैठे हुए थे। तो उस दफ़ा तो डिफर हो गया, PM ने कहा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए इस बार दफा जो है अभी बिल्कुल छुट्टी के दिन इन्होंने ECC बुलाई, ठीक है ना। इतनी पावर है उनकी, किसी ने नहीं किया जी। पहले हमने लिंक किया किसके साथ? डिजिटलाइजेशन के साथ। क्या सर सिर्फ इनकी नहीं, यहाँ जो भी इनकी पावर है, गुड्स ट्रांसपोर्ट पर की वालों की पावर है, खाद कंपनियों की पावर है, जिसके पास भी वसाइल है उनके पास पावर है। जी तनवीर, इस फवाद बात कर रहा है कि सर्कुलर रेट पावर का भी बढ़ रहा है और गैस का बढ़ रहा है। और मुझे याद पड़ रहा है कि जब मियाँ साहब की तीसरी शायद हुकूमत आई थी तो डार साहब वजीर ख़जाना बने थे, तो उस वक्त भी 450 अरब रुपए इस मद में दे दिए गए थे, याद है फवाद? जी तो बिजली की कीमतें भी बढ़ी, गैस की कीमतें भी बढ़ी और सर्कुलर रेट भी बढ़ रहा है। ये दोनों बिल्कुल
चीजें हैं कि अगर वहां से आपकी आमदनी बढ़ रही है तो ये क्यों बढ़ रहा, कोई समझाने वाले की बात समझ में आ रही है? जी जी, ये फवाद की बात भी ठीक है। एक तो ये जो आपने कहा ना मार्जिन का पूछा, इस बात पर आने से पहले, ये जो पूरा प्राइस बिल्डअप होता है इसमें आप सिर्फ ये मार्जिन नहीं होते, आप अगर प्राइस बिल्डअप देखें उसमें आपका पीडीएल भी है, उसमें डीलर्स का मार्जिन अलग है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन अलग है, IFEM इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन जो ना मार्जिन वो भी, ये सारे जो है ना माशाल्लाह आखिर में जो है ना कंज्यूमर से चार्ज किए जाते हैं, आखिर में कुर्बानी का बकरा वो बनाए जाते हैं। अच्छा, ये जो फवाद बात करें, हमने बारहा सुना, इस हुकूमत में भी सुना, पिछली हुकूमतों में भी सुना कि जनाब वाला IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं और ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है अपवर्ड, ये दिस इज़ पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है, ताकि पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, गैस सेक्टर में जो है ना ये रिफॉर्म्स की जाएँ और यहाँ पर जो है ना सर्कुलर डेट को कम किया जाए। लेकिन उसकी एक कीमत आम आवाम पे करती है। लेकिन हम एट द एंड ऑफ द देखते हैं, जिस तरह फवाद ने कहा ना, अभी आप देख लें 61 बिलियन रुपीज़ का जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है, उसमें एडअप हो गया है। तो ये, और पिछले साल आप सिर्फ प्राइसेस देखें कितनी ज़्यादा प्राइसेस ऊपर गई हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस भी ऊपर गई हैं, पावर सेक्टर में जो है ना बिजली की प्राइसेस भी ऊपर गई हैं, गैस की प्राइसेस भी ऊपर गई हैं। तो रिफॉर्म्स के नाम पर हमेशा से पाकिस्तानी अवाम को जो है ना वो नचोड़ा तो जाता है, लेकिन रिफॉर्म्स हो नहीं रही, ये सेक्टर मुसलसल ब्लीड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए रिफॉर्म के फायदेशुमारी की तो सूरत हाल ये है कि आपके सिविल अखराजात बढ़ रहे हैं जी, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ और ब्लीडिंग हो रही है, आपकी पूरी गवर्नेंस की, आपका जो पूरा सिस्टम है वो ब्लीड कर रहा है और उसकी कीमत जो है ना फिर आवाम से वसूल की जाती है। अब ये आपने शायद साहब से भी बात की थी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, अब इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएँ। अब एट द एंड ऑफ द डे यही कहते हैं ना कि ये सिस्टम नहीं चल रहा। वही मेरा सवाल कर रहा हूँ कि इसके लिए अगर करती है, उसके लिए नए CM आने हैं, उसके लिए गवर्नर नया आना है, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी आना है, IG पुलिस आना है, उसके लिए सेक्रेटरी बनने हैं, उसका स्टाफ, फर्नीचर और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं। तो मेरे ये मकसद भी ये था इस डिबेट को इस तरफ ले जाने का कि हमारे पास वसाइल कहाँ हैं, क्या ऐसी कोई गिदर सिंगी है कि पैसे आ जाएं और ये सारी चीज़ें बन भी जाएं और काम भी करें जो मौजूद हैं। उनकी सूरत हाल शायद महमूद साहब ने बताई, फवाद ने बताई, तो नए तजुर्बात हम मुल्क को किस तरह लेके जाएंगे? जी, एक तो वसाइल की बात है ना, पहले आप देखिए ह्यूमन मटेरियल कौन सा है। ह्यूमन मटेरियल नए सूबे में वही होगा ना, वही इंसान होंगे, वही पाकिस्तानी होंगे जो पहले डिलीवर नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि आपका ह्यूमन मटेरियल तो वही होगा। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि नए इंतजामी यूनिट्स बन जाएं और वो डिलीवर करें? और दूसरी बात है बलूच साहब, यहाँ पर हमेशा ये जो तजर्बात हैं वसाइल की, तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि अगर ये सर आप ये कह रहे हैं ना चीफ सेक्रेटरीज और ये IG, उसके अलावा ये जो चीफ मिनिस्टर हो, उसके अलावा ये जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट्स होंगे, जो दूसरे गवर्नर सेक्रेटरीट होंगे, जो वहाँ पर सिविल जो है ना सेक्रेटरीट होंगे, जिस तरह आप देखते हैं सिंध में सिंध सेक्रेटरीट है, पंजाब में पंजाब सेक्रेटरीट है, तो वहाँ कितनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है। इसके लिए कहाँ से वसाइल ये हैं कि हमारा जो बजट है उसका बहुत बड़ा चंक तो जा जाता है डस्ट सर्विसिंग में, फिर हमारी डिफेंस की नीड्स में हमारा एक बहुत बड़ा चंक डिफेंस की नीड्स पे चला जाता है, फिर सिविल के हर साल यही तो रोलर टिका रहता है सूबे और वफाक में। वफाक कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, सूबे हम पैसे दें। अच्छा, फिर यही बात, दूसरी बात है कि ये जो सारी डिबेट हो रही है जिस चीज़ पे, वो कहाँ से आ रहा है? ये किसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट से आया है? क्या पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं उन्होंने ये कोई चीज़ आइडिया फ्लोट किया कि नहीं मुल्क पे इंतजामी यूनिट बनने चाहिए? आप ये देखिएगा हमेशा से ये चीज़ें कहीं से नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स की तरफ से जो है ना चीज़ें फ्लोट की जाती हैं। ये कोई फिलर्स भी छोड़े जाते हैं, कोई गेज भी जो है ना कि सेंटीमेंट को गेज किया जाता है कि क्या सेंटीमेंट है माशरे में। तो बुनियादी तौर पे मसाइल वसाइल की तो कामयाबी बहुत ज़्यादा है, वसाइल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के काम है। वसाइल नहीं, दूसरे पैदा हो ही नहीं रहे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वसाइल घट रहे हैं, ठीक है। जो मुल्क देखें ना कि जो जब पार्टीशन हुई थी, जो मुल्क 4-5 करोड़ का था आज 25 करोड़ का सिर्फ एक मुल्क है, और वो जो बांग्लादेश तो अलग हो गया। तो वसाइल भी नहीं है, ह्यूमन मटेरियल भी हुई है। तो इंतज़ामी यूनिट्स का ये जो फिलर छोड़ा गया है मार्केट पे, मेरा ख्याल है ये भी शायद जो है ना वो चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज़ हैं उस पर तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर लोगों को किस तरह जो है ना वो रिलीफ देना है, लोगों को जो लोगों की ज़िंदगी जो है ना मुसलसल जो है ना मुश्किलात का शिकार है, वहाँ पर तो हम ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। ऐसे एक आम शहरी के तौर पर मैं सोचता हूँ कि हमारे वज़रा, हमारे थिंक टैंक्स, हमारे ये चीज़ शिकायत तो करते हैं कि आबादी बढ़ रही है
और वसाइल कम हो रहे हैं, लेकिन आबादी जो बढ़ने के हवाले से जो चीज़ें हैं आम शहरियों तक आपकी, तो आप तो आगाही मुहिम भी नहीं चला सकते, आपके मैसेज भी वहाँ तक नहीं पहुँचते, आपके एक्सेस भी वहाँ तक नहीं है, और उनके पास ज़िंदगी को बाकी उनको इस्तेमाल करने के हवाले से वसाइल नहीं है। आपके पास ऑलमोस्ट शहरों में पार्क नहीं है, आपके पास जो टूरिस्ट पॉइंट्स नहीं है, आपके पास लोगों के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग कहीं जाना घूमना फिरने के हवाले से भी वसाइल नहीं है। तो फिर एक अजीब सवाल तो बनता है। जी जी, तो यही है ना, ये जो रियासत होती है बुनियादी तौर पे किस काम के लिए होती है? रियासत ने लोगों को फैसिलिटेट करना होता है, जो उसमें बसने वाले हैं। रियासत ने लोगों को इकोनॉमिकली जो है ना वो मतलब उसकी ग्रोथ करनी है, एक्सटर्नल शॉक से बचाना है, एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना है। उसके साथ साथ रियासत ने वो माहौल पैदा करना है। तो आप जो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये हम एक हमारे और फवाद साहब की भी जो है ना, हम लोग इकट्ठे भी रहे हैं बहुत सारे, तो हम देखते हैं वो एक स्टेटमेंट आ जाती है कभी कभार एक मिनिस्टर के मुंह से जो है ना कि पॉपुलेशन। भाई तो पॉपुलेशन पे आपने कितना फोकस किया है? आपने कितना सवाल तो ये है हाँ ना, सीरियसली कितना लिया आज तक? फोकस किया आपने, उनको गाइड किया है। हाँ वही ना, ये फवाद साहब भी बेहतर जानते हैं क्योंकि ये तो डायरेक्ट उस मिनिस्टर को कवर भी करते हैं। प्लानिंग मिनिस्ट्री की बात करो, वहाँ से एक स्टेटमेंट हमें कभी 6 महीने 8 महीने में आ जाता है। ठीक है, आपने क्या मनसूबाबंदी करनी है? ठीक है, ये हमारे कुछ जो है ना वो सोसाइटी के कुछ जो है ना वो कोई इशू हैं, बिल्कुल जो है ना सोशल इश्यूज भी हैं, रिलीजियस इश्यूज भी, लेकिन लोगों को सेंसिटाइज करना तो रियासत का काम है, रियासती इदारों का काम है, हुकूमती एग्जीक्यूटिव का। क्या यहाँ पर जो हुकूमतें हैं या हुकूमतों में जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ पर्क्स एंड प्रिविलेज जो है ना वो एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, उन्हें डिलीवर कुछ नहीं करना? तो हम यही देखते हैं कि तजुर्बात की बात भी वही करते हैं, पेंडोरा बॉक्स भी वही खोलते हैं। आप कुछ कह रहे थे? ये जो है ना क्या कि वफाक जो है ना, वफाक सूबों को इख्तियारात देने पर आमादा नहीं है, सूबे लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात देने पर आमादा नहीं है। आज वफाक 18वीं अमेंडमेंट के तहत जो मिनिस्ट्रियाँ 18 मिनिस्ट्रियाँ इन्होंने अपने पास रखी हुई, जिसमें पॉपुलेशन भी आती है। पॉपुलेशन के तो इसलिए इसकी कोई इसकी पॉलिसी कामयाबी नहीं होती। वफाक ने अपने पास वफाक ने 18 मिनिस्ट्रियाँ रखी हुई है। परसों भी हैं, मुलाजिम भी हैं। परसों एक सब कमेटी की मीटिंग थी डिवोल्यूशन पर, उन्होंने कहा कि जी जो प्राइसिंग है पेट्रोलियम की, पावर की, मेडिसिन की, ये वफाक का काम ही नहीं है, ये सूबों का इख्तियार है। और अपने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री सेंटर में क्यों रखे हुए हैं? पॉपुलेशन मिनिस्ट्री क्यों इधर है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इधर क्यों है? तो ये जो सूबे है, सूबे इख्तियार नहीं, मरकज सूबों को इख्तियार नहीं दे रहा, सूबे लोकल गवर्नमेंट। अगर हमारे सारे मसले भी हल हो जाएंगे, अभी आप पूर्ण जो है ना 18वीं अमेंडमेंट पर अमलनामा शुरू कर दो, सूबे इख्तियारात नीचे लोकल गवर्नमेंट पर तफवीज़ करें, लोकल गवर्नमेंट में कहो जी पॉपुलेशन भी डील कर लो, टैक्सिंग भी डील कर लो। टैक्सेशन जो है लोकल गवर्नमेंट का काम है, वो टैक्सेस पैदा करे। इधर से एक पॉलिसी बनाती है कि दुकानदार से टैक्स इकट्ठा करना है, ये मरकज का काम है। ये क्या है? ये तुम्हारा काम ही नहीं है, ठीक है ना। मरकज जो है ये कर ले। फिर जो है आपने जो है कब्जा किया हुआ है जी किसी पर, ऑयल पर आपने कब्जा किया हुआ है, गैस पर आपने कब्जा किया हुआ है, बिजली पर आपने कब्जा ही किया हुआ है, ठीक है ना। ये सूबों को दो, सूबे इससे अपने रॉयल्टी निकाले, अपने आमदन निकाले। अच्छा, फिर आपने एक और सूबों के साथ जो ज्यादती की, एक पॉलिसी लेके आए पीटीआई के दौर में जो हुकूमत थी, उसमें कहा वकाग, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ गैस, ठीक है। सिंध में केपी में गैस पैदा हो रही है $2 पर MMBTU अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी बाहर से आ रही है LNG, वो आ रही है $13 की, $13 की आ रही है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये सूबों को फोर्स कर रहे हैं, क्या पैसा करो ना, ये 2-13 को मिलाकर इसका एवरेज निकाल लेंगे तो सूबे वही देंगे। तो सिंध और केपी कह रहे हैं कि हम तो ऑलरेडी सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्यों ले लें महंगी गैस। एवरेज यानी हमें एवरेज मिलेगा $7 का, हम पैदा करते हैं $2 का। तो सिंध से जब आप गैस मेन पाइपलाइन में डालते हो $2 का, लेकिन जब उसको वापस बेचोगे वो आप $7 का दोगे। तो इस तरह के है सूबों के जो साथ जो है ना बड़ी ज्यादती हो रही है, इसलिए सूबे के साथ रिसोर्सेज नहीं है। और दूसरा, नए सूबे बनाने के लिए ना आपने एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल देना होगा। वो मॉडल इस तरह है ना कि जी सिंध देख लो, सिंध अपने टैक्सेस पूरे पैदा कर रहा है। बलूचिस्तान को देख लो, ठीक है, आपके पास एक भी सूबा नहीं है जो अपने रिसोर्सेज पर मौजूदा हालात में चल सके। तो जब मौजूदा हालात में नहीं चल सकते तो फिर आपने सूबे यूनिट्स क्यों बनाओगे, वो क्या करोगे? वो भी वफाक के रहम करम पर रखेंगे। आपने NFC पर डाका डलवाया, ठीक है ना, NFC पर डाका डलवाया कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपको इस यूनिट्स चलाने के लिए पैसे नहीं है और नए यूनिट बनाने निकल के चले हो। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है एक मुख्तसर ब्रेक से, ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदासीं।